अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एमडी कैट केमिस्ट्री। हमने कल स्टार्ट किया हुआ था लिक्विड फेस, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने लिक्विड फेस में कल बात की थी कि लिक्विड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर विद डेफिनाइट वॉल्यूम एंड इनडेफिनाइट शेप। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, और हमने बात की थी कि किसी भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वाइल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद दो एटम्स जब आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो उसे हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी डाइपोल फोर्स की। हमने कहा था बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल विद अदर पोलर मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल विद अदर, और नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट विद पॉजिटिव एंड ऑफ अदर। इसी तरह हमने बात की थी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, पोलर एंड नॉन पोलर, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। एक में डाइपोल होगा, दूसरे में इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, टेम्पररी डाइपोल। जबकि तीसरी हमने बात की थी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, जो कि फ्यू इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होगा। और चौथी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। हमने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच ओनली प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेसिफिक है व्हेन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। इसका मतलब है HF के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन HCl के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसमें Cl पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगी, इसे हम कहेंगे डाइपोल फोर्स। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिमिटेड है किस तक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। व्हेन लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन interact with electron deficient hydrogen, it is called hydrogen bonding. Hydrogen bonding is also a directional, ठीक है, ये डायरेक्शनल है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव एटम फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो strongest intermolecular force which is slightly weaker than covalent bond, but it is strongest among all type of intermolecular forces। तमाम intermolecular forces में ये strong intermolecular force है जी स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है एवापोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, और तीनों एक दूसरे से रेलिवेंट भी हैं और ये तीनों डिपेंड करते हैं मेनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। वैसे तो ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, लेकिन दे आल्सो डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मेजर रोल प्ले करेगी यहाँ पे। हम बात करते हैं व्हाट इज़ एवापोरेशन से। एवापोरेशन क्या है, एवापोरेशन इज़ द escape of molecule from the surface of liquid, escape of molecules from surface of liquid। सबसे पहली चीज़ ये तो आ गई हमारे पास एवापोरेशन की डेफिनेशन। हम एवापोरेशन किसे कहेंगे, escape of molecules from the surface of liquid। इसे हम वन बाय वन escape of molecules भी कहते हैं। अब कौन से मॉलिक्यूल escape करेंगे, सबसे पहली चीज़ मॉलिक्यूल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी escape। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल escape से, सरफेस से escape कर जाएगा। ठीक है, और वेपर फेस में चेंज हो जाएगा, पहली चीज़। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स विद लो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट बिहाइंड, लो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट बिहाइंड। जब एवापोरेशन होगी तो बचने वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो होगी। इसीलिए हम कहते हैं एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। तो हम कहेंगे एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जब एवापोरेशन होगी तो बचने वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर लो हो जाएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे। अब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कैसे एस्केप करेंगे,
बाय ब्रेकिंग देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल एट द सरफेस, जब हाई काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे आएगा तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हुए स्केप कर जाएगा। तो ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल स्केप करेगा? जिसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि इट डिपेंड अपॉन एवापोरेशन, डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्लो इज़ द रेट ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, स्लो इज़ एवापोरेशन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो होगा। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास वाटर का रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो है बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम गैसोलीन ले लें, पेट्रोल, तो रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि उसमें क्या है, वीक वैन डर वाल फोर्सेज हैं। ठीक है, वो नॉन पोलर है, उसमें डिस्पर्जन फोर्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्स है। जबकि यहाँ पे वाटर में क्या चीज़ मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। ऑल्सो एवापोरेशन डिपेंड अपॉन दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज होगा। एवापोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की मूवमेंट फास्ट होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी और वो सरफेस से स्केप कर जाएगा। तो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या रिलेशन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से एवापोरेशन का क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना स्लो रेट ऑफ एवापोरेशन। टेम्परेचर के डायरेक्ट रिलेशन होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन। तीसरी चीज़ आ जाएगी हमारे पास सरफेस एरिया। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। तो रेट ऑफ एवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। तो एवापोरेशन डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया आल्सो। उसके बाद हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हम किसे कहेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर एक लिक्विड मौजूद है, तो हमें मालूम है मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे लिक्विड के एंड दे टर्न इनटू गैसियस फेज। ठीक है, ये गैस फेज में चेंज हो जाएंगे। अब ये जो गैस फेज में चेंज होगी, हमें मालूम है गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अगर ये क्लोज कंटेनर है तो इन वेपर्स का कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, ये जो वेपर्स में चेंज हुए, इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा इस लिक्विड की सरफेस पे, जब ये लिक्विड और गैसियस फेस इक्विलिब्रियम पे हो। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है उस वक्त जब ये एवापोरेशन स्टार्ट होगी, शुरू में बहुत थोड़े वेपर्स होंगे यहाँ पे, थोड़ी देर बाद इन वेपर्स की तादाद बढ़ती जाएगी और फिर वो टाइम आएगा कि ये वेपर दोबारा लिक्विड फेस में कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है वेपर फेस लिक्विड में और लिक्विड फेस वेपर में चेंज हो रहा होगा। और जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर फेस में जा रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल एट अ टाइम, सेम टाइम लिक्विड फेज में चेंज हो रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं। लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो उस वक्त इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं वेपर प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ गैसियस फेस या वेपर्स अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ वेपर्स
above the surface of liquid when they are in equilibrium with its own liquid state। वेपर का वो प्रेशर जो कि सरफेस ऑफ लिक्विड पे उस वक्त हो जब वो अपने ही लिक्विड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम पे हो, उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। तो ये आ गई हमारे पास वेपर प्रेशर की डेफिनेशन कि इट इज़ द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स ओन लिक्विड स्टेट। अब वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? जितनी ज़्यादा एवोपरेशन होगी, सबसे पहला फैक्टर क्या आ जाएगा? रेट ऑफ एवापोरेशन। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन रेट ऑफ एवापोरेशन। जितनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी उतने ज़्यादा वेपर्स होंगे और उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ एवापोरेशन। और एवापोरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एवापोरेशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड और नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसका मतलब है वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ एवापोरेशन पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना कम वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लोअर इज द वेपर प्रेशर। जितनी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। इसके अलावा वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन होगा। यहाँ एवापोरेशन में एक बात ऐड करते हैं। जब हम एवापोरेशन की बात करेंगे, हमने कहा एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। उसके अलावा हमने कहा कि मॉलिक्यूल विद हाई काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लेफ्ट बिहाइंड द मॉलिक्यूल विद लो काइनेटिक एनर्जी। हमें मालूम होना चाहिए एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं एवापोरेशन कंटिन्यू एट ऑल टेम्परेचर। एवापोरेशन 20 डिग्री सेल्सियस पे भी हो रही है, 10 पे भी हो रही है, -10 पे भी हो रही है। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, एवापोरेशन एक प्रोसेस नहीं है, एवापोरेशन एक फिनोमिना है, एक नेचुरल फिनोमिना है विच अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि एवापोरेशन कंटिन्यू एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, ये कंटिन्यू है तमाम टेम्परेचर्स पे। ठीक है, एवापोरेशन हर वक्त हो रही है। ठीक है, बट रेट ऑफ एवापोरेशन इज डिपेंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हम कह रहे हैं एवापोरेशन हर वक्त हो रही है। ठीक है, एवापोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, एवापोरेशन क्या? एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब अगर हम हीट करना शुरू करते हैं किसी लिक्विड को, तो इसकी एवापोरेशन की स्पीड क्या होती है? फास्ट होती जाएगी, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। लेकिन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर आएगा जब ये लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और वो टेम्परेचर क्या है? इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इस लिक्विड पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जिस वक्त इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर become equal to the vapor pressure of liquid, या हम कह सकते हैं when vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure or external pressure, this temperature is called boiling point of liquid। अब ये क्या है? वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे
1 ATM के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1 ATM, और ये क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे वाटर क्या होगा, बॉयल होना शुरू होगा। लेकिन अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, एथानॉल 78.5 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर ऑफ एथानॉल बिकम इक्वल टू 1 ATM, तो एथानॉल की बॉइलिंग 78.5 पे स्टार्ट हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर इज़ द टेम्परेचर at which boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid become equal to the external or atmospheric pressure। अब वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा भाई, वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड अपॉन रेट ऑफ एवापोरेशन। जितनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी उतनी तेज़ी के साथ, ठीक है, उतना कम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर। जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, एक लिक्विड में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, उसका रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा। जब रेट ऑफ एवापोरेशन कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हायर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जबकि हमारे पास अगर हम CH4 ले लें, डिस्पर्जन फोर्स है, इट इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर, बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे मॉलिक्यूल में उतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। फॉर एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस CH4 में, ठीक है, वीक है, एक साइट ऑफ कांटेक्ट है, जबकि अगर हम लेते हैं CH3, CH3 ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीथेन से ज़्यादा होंगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा साइट ऑफ कांटेक्ट मौजूद हैं। ब्यूटेन इज़ अ लिक्विड और पार्शली लिक्विड गैशियस मिक्सचर विद हाई बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन इज़ अ प्योरली गैस। अगर हम पेंटेन ले लें तो प्योरली लिक्विड है। हेक्सेन लिक्विड है। बोथ कंटेन वैन वाल फोर्सेस, दोनों में वैन वाल फोर्सेस हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। लेकिन ये गैस है, ये लिक्विड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 है, एक साइट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे 4 साइट ऑफ कांटेक्ट हैं, डिफरेंट कांटेक्ट्स बनने, नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑल्सो, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करेगा। ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहली चीज़ देखें, हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो इट स्टार्ट बॉइलिंग। अब इसके ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM है, ठीक है। इसके वेपर प्रेशर को 1 ATM तक पहुंचने के लिए कुछ हीट रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर का, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और जब वो 1 ATM के इक्वल हो गया, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। अब मैं अगर इस लिक्विड पे 1 ATM के बजाय 2 ATM प्रेशर एक्सर्ट करूँ, ठीक है, तो इसके वेपर प्रेशर को 2 ATM तक पहुंचने के लिए मज़ीद हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ एवापोरेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसका मतलब है ये मज़ीद हीट एब्जॉर्ब करेगा
अपने वेपर प्रेशर को 2 atm तक ले जाने के लिए। इसका मतलब है जनरली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मोर हीट एब्जॉर्ब की, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज़्यादा हो गया। जब इसका वेपर प्रेशर 2 atm के इक्वल होगा तो इस लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। अगर हम वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेपर प्रेशर और इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के बजाय 0.5 atm कर दें तो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसका वेपर प्रेशर 0.5 atm के बाद होगा और ये थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कॉम जनरल इफेक्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट की हमारे पास एग्जाम्पल है वैक्यूम डिस्टिलेशन। ऐसे लिक्विड्स जो कि सेंसिटिव हों, टेम्परेचर सेंसिटिव हों, हम उन्हें वैक्यूम डिस्टिल करते हैं लो प्रेशर पे ताकि उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए और बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने से पहले वो वेपर फेस में चेंज हो जाए। जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल इज़ एग्जाम्पल। 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल को अगर हमें डिस्टिल करना हो तो वो डीकम्पोज हो जाती है ऑन हीटिंग, तो हम इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन के ज़रिए डिस्टिल कर सकते हैं। दूसरी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट की एग्जाम्पल है हमारे पास प्रेशर कुकर। वाई फूड कुक अर्लियर इन अ प्रेशर कुकर, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm नहीं होता बल्कि वो एक क्लोज कंटेनर है। जब वेपर्स जनरेट होते हैं तो वो वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड पे, वो उस पे लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा तो वाटर मज़ीद हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से उसमें मौजूद जो फूड है हमारा वो जल्दी जो है वो पक जाएगा, जल्दी उसकी जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से जल्दी उस पकेगा। तो ये है इसका जनरल फिनोमेना और ये हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल है। तो हम इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ये हमें मालूम होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड करेंगे और वो है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन मौजूद था, आई थिंक 2017 का पेपर है MD कैट केमिस्ट्री का UHS का, जिसमें क्वेश्चन मौजूद है कि फ्रीजिंग पॉइंट विल आल्सो डिफाइन एज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेज हैव सेम। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: कंसंट्रेशन, वेपर प्रेशर, रेशियो बिटवीन पार्टिकल्स एंड अट्रैक्शन बिटवीन फेजेस। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी ऐड कर लेते हैं, हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी ऐड कर लेते हैं। हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड इट्स सॉलिड फेज इज इक्वल। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ 2 फेसेस, लिक्विड का और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में होता है और उसका वेपर प्रेशर इक्वल होता है, इन विच बोथ फेसेस आर आल्सो एट इक्विलिब्रियम। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम पे होती है और इनका वेपर प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट विल आल्सो डिफाइन एज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेज हैव सेम। सॉलिड और लिक्विड फेज की क्या चीज़ सेम होगी? कंसंट्रेशन नहीं, रेशियो बिटवीन पार्टिकल्स नहीं, अट्रैक्शन बिटवीन फेजेस नहीं, बल्कि इनका सेम क्या होगा, दे हैव सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट में से क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू, अब इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर
ठीक है, इक्वल टू द वेपर प्रेशर इक्वल टू द 2 एटमॉस्फेयर इक्वल टू द 4 atm। तो हम कहेंगे हमारे पास दो ऑप्शन अगर मौजूद हैं, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन एक्सटर्नल प्रेशर का गिवन है तो हम एक्सटर्नल प्रेशर चूज़ करेंगे, अगर ऑप्शन में मौजूद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स। आज हमने बात की है वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उस वेपर प्रेशर की, बॉइलिंग पॉइंट की, एवापोरेशन की, ठीक है। उसके अलावा हमने बात की फ्रीजिंग पॉइंट के, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, ठीक है, हमें इनके की पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। हमने कहा एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, एवापोरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड escape फ्रॉम द surface ऑफ लिक्विड एंड मॉलिक्यूल विद हाई काइनेटिक एनर्जी evaporate from the surface of liquid, escape from the liquid and convert into gaseous phase. Molecule with low kinetic energy remain in the liquid. That is why we called evaporation is a cooling process. Evaporation cause cooling, ठीक है। उसके बाद हमने बात की वेपर प्रेशर। हमने कहा वेपर प्रेशर क्या है, pressure of vapors on the surface of liquid when they are in equilibrium with its own liquid state। किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, हमने उसकी बात की। तीसरी हमने बात की बॉइलिंग पॉइंट की, और हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमने उनकी बात की। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट ऑफ फ्रीजिंग इन्वॉल्व, ठीक है। फ्रीजिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पहला ऑप्शन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस। हमें मालूम है जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्ट होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी। जब किसी लिक्विड की फ्रीजिंग हो रही है तो इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही हैं। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं, सॉलिड में उससे ज़्यादा होती हैं। लिक्विड सॉलिडिफाई होगा फ्रीजिंग पे, इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव हमारे पास ऑप्शन है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसे रीड करने के लिए, हम उसे कल डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। हमें मालूम होना चाहिए कि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं, सॉलिड में कैसी हैं, गैसेस में कैसी हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल गैसेस में ज़्यादा होगी, ठीक है, लिक्विड में उससे कम होगी, सॉलिड में उससे कम होगी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का हाई होगा, लिक्विड का उससे लो होगा, गैसेस का सबसे लो होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें ये बात मालूम है कि इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ, क्यों है, मोर काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इस वजह से। ड्यू टू फास्टर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, टेम्परेचर बढ़ाने से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फास्ट होगी, क्या इस वजह से। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से, या बोथ ए एंड बी। तो हमें मालूम है इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, इट इज़ अबाउट आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड के बारे में, आयोनिक बॉन्डिंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग, हैंस इट नीड डैश टू ब्रेक, ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे ब्रेक होने के लिए। अब यहाँ ऑप्शन क्या है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। भी प्रेशर का, कांस्टेंट टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर, इन तीनों का कोई ताल्लुक नहीं। हमने कहा जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, और हम एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर टू ब्रेक। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा हीट हमें प्रोवाइड करनी होगी, उतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
पजेस हाई वेपर प्रेशर। इसमें से किसका वेपर प्रेशर हाई होगा? वॉलेटाइल लिक्विड, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, पोलर लिक्विड्स, ऑल हैव इक्वल वेपर प्रेशर। तमाम का वेपर प्रेशर सेम। अब हमें इसमें से चूज़ करना है, तो हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है लो बॉइलिंग लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, विच ईजीली कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, जो कि आसानी से वेपर फेज में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। उसके मुकाबले में ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, उसे हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। जैसे कि वाटर एक नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है बिकॉज ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक गिलास वाटर रखूँगा उसकी एवोपरेशन बहुत स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक गिलास यहाँ पे पेट्रोल रखता हूँ तो आफ्टर फ्यू मिनट इट एवोपरेट, वो चंद मिनट में वो सारा एवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, रेट ऑफ एवोपरेशन बहुत फास्ट है। तो मैं कहूँगा गैसोलीन, पेट्रोल इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड, वो एक वॉलेटाइल लिक्विड है। तो अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग पजेस हाई वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? भाई जो जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उतने ज़्यादा वेपर्स जनरेट करेगा, उतनी फास्ट उसकी एवोपरेशन होगी और उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब है वॉलेटाइल लिक्विड्स हैव हाई वेपर प्रेशर। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है, वाटर का वेपर प्रेशर लो है नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से। पोलर लिक्विड्स, जितने ज़्यादा पोलर होंगे मॉलिक्यूल उतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उतना लो रेट ऑफ एवापोरेशन, उतना लो वेपर प्रेशर, ठीक है। तमाम लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? वॉलेटाइल लिक्विड्स हैव हाई वेपर प्रेशर।